हाँ, तो जो अगला चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, ये तुम्हारा मैट्रिक्स का एक तरह से कह सकते हैं एप्लीकेशन। मैट्रिक्स जो हम पढ़े तीसरा चैप्टर उसी से रिलेटेड है और उसका एक एप्लीकेशन है ये एक तरह से। इसको एक एग्जांपल से स्टार्टिंग में समझाया है, पहले एग्जांपल देख लेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट का प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन लिया, किसी भी अ सेट ऑफ या एक पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो तुम लोग 10th में पढ़े हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो होता है उसको हम सॉल्व करते हैं अलग अलग तरीके से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सबसे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो इसको इस तरह से जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं a1x + b1y = c1, a2x + b2y + c2। तो ये सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी इस तरह से लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं इसको, इसका जो भी x और y का कोएफिशिएंट है उसको पहले हम लिखे, एक 2/2 का मैट्रिक्स है, उसमें a1 a2 और b1 b2, अब फिर एक 2/1 का हो गया x और y करके एक और मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, c1 c2, जो कि इधर कांस्टेंट है। तो ये जो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जो कोएफिशिएंट है x और y का, वो मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स x y, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो रिजल्ट आएगा वो ये c1 c2। और मल्टीप्लाई करने हम जानते हैं दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसमें ये जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है, इसमें हम कंडीशन भी पढ़े थे 10वां में। कंडीशन क्या होता है, 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशंस के लिए, दूसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए, और तीसरा होता है नो सॉल्यूशंस के लिए। तो तीनों में अलग अलग क्या क्या होता है कंडीशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x और y का केवल और केवल एक ही वैल्यू होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब x और y का कोई भी हम वैल्यू ले लें रियल नंबर्स, वो सारे वैल्यूज जो है x और y को यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई करेंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब है x और y का कोई भी हम वैल्यू ले लें, उसमें ये दोनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा। तो पहला जो होता है यूनिक सॉल्यूशन, उसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b। और इसी कंडीशन को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो क्या हो जाएगा, a1 b2 बराबर b1 a2, और इक्वल टू के उस तरफ से जब दोनों टर्म्स को एक साइड में ले आएंगे तो जो ये मेरा इक्वेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो इक्वेशन बन रहा है a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, इसी चीज को जो है हम डिटर्मिनेंट के रूप में इस तरह से लिखते हैं। या फिर हम बोलते हैं कि इस मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये पहला वाला, इससे एसोसिएटेड एक डिटर्मिनेंट है जो कि 2/2 का है, और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम जानते हैं इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो ऐसे सिंपल लाइंस देके, यहाँ पे तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको इनक्लोज करते हैं, उसमें सिंपल ऐसे लाइन देके करते हैं, और a1 a2 b1 b2 लिखाएगा उसी तरह से। और उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब a1 मल्टीप्लाइड बाई b2 माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाई b1, यानी ये चीज। तो ये नंबर जो है, जो कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है, उनका यूनिक सॉल्यूशन जो होता है, उसका कंडीशन से रिलेटेड एक डिटर्मिनेंट जो कि इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। मतलब एक तरह से इसको यूज किया जाता है अ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनको सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यही है डिटर्मिनेंट। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इसका एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस में हर जगह होता है। तो ये एक एग्जाम्पल से यहाँ पे अब हम इसको समझें। अब इसका आता है प्रॉपर डिफिनीशन क्या होता है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन सबसे पहला क्या है डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी उसका जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम होना चाहिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से जनरल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है a i j, उसका एक कॉमन एलिमेंट जिसका ऑर्डर n, ऑर्डर n कहने का मतलब n नंबर ऑफ रोज भी और n नंबर ऑफ कॉलम्स भी। वी कैन एसोसिएट अ नंबर या एक रियल नंबर या एक कॉम्प्लेक्स नंबर
क्योंकि यहाँ पे जब सॉल्यूशन होता है या सॉल्व किया जाता है लीनियर इक्वेशंस को, तो उसमें रियल नंबर भी हो सकता है मैट्रिक्स के अंदर और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। जो हम देखे थे मैट्रिक्स जब पढ़े थे, उसमें जो रियल नंबर हो सकता है उसका एंट्री या उसका एलिमेंट, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, या फिर कोई एक इक्वेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका एक वैल्यू उससे एसोसिएटेड होगा, और वैल्यू कैसे निकालेंगे वही जो अभी हम देखे थे, a1 b2 माइनस a2 b1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके एलिमेंट्स को। तो वो जो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर उस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होगा उसी को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक, सो वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जहाँ पे aij इक्वल टू ijth एलिमेंट ऑफ a, ये तो कॉमन एलिमेंट जो होता है वो स्टार्टिंग में यहाँ पे बता दी वही होता है। तो ये असल में डिटर्मिनेंट होता क्या है, एक रियल या एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, तो रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, लेकिन होता क्या है, वो असल में रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। दिस मे बी थॉट एज अ फंक्शन व्हिच एसोसिएट्स ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद अ यूनिक नंबर। तो इसको एक फंक्शन के तौर पर भी हम लिख सकते हैं जो कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रियल नंबर या एक कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट करता है। If M is the set of a square matrices, K is the set of numbers, और रियल और कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स को एक डिटर्मिनेंट से जो है एसोसिएट करने के लिए किया है क्या कि M जो है मेरा सारा जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एक सेट हम ले लिए कुछ एक खास रूल के तहत, और K जो है हर एक करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगा उससे एसोसिएटेड है डिटर्मिनेंट का सेट होगा जो कि एक रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सो f एक फंक्शन जिसको हम m2k डिफाइन कर रहे हैं, fa बराबर k होगा वेयर a बिलोंग्स टू m, मतलब मैट्रिक्स का जितना भी सेट है उसमें से कोई एक सेट, उसका कोई एक एलिमेंट, मतलब एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स के तौर पे हम बोल रहे हैं a। तो a मैट्रिक्स का फंक्शन जो है उसका आंसर क्या आ रहा है, k आ रहा है जो कि डिटर्मिनेंट। तो A मैट्रिक्स का एक फंक्शन है जो कि डिटर्मिनेंट K के बराबर है। F A is called determinant, where A is the matrix, और A वो सेट ऑफ मैट्रिक्स में आता है M, इसको M को डिफाइन किया। M हो गया पूरा सेट ऑफ ऑल द मैट्रिसेस, एंड A हो गया उनमें से कोई एक मैट्रिक्स, और उसका फंक्शन हो गया डिटर्मिनेंट, जिसको हम K से रिप्रेजेंट। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, जैसे ये पता है किस तरह से डिनोट किया जाता है, या ट्राइंगल से भी इसको डिनोट किया जाता है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख के DET, मतलब A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो A मैट्रिक्स यदि ये A B C D इस तरह से है स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे A B C D, और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ब्रैकेट में A, और ये इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे बताया AD माइनस BC। तो ये इसका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा, मतलब A मैट्रिक्स का ये फंक्शन हो गया, A मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ये डिटर्मिनेंट हो गया। एक और चीज यहाँ पे, इसका मतलब जो है वो मॉड्यूलस नहीं है, क्योंकि मॉड जो होता है उसको भी हम जानते हैं इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी नंबर का या फंक्शन का जो मॉड होता है इस तरह से मॉड देके 2, मॉड का मतलब होता है कि उसके बाहर जो भी चीज़ आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो मॉड 2 बराबर 2 होता है, मॉड -3 अगर रहेगा तो ये भी 3 होगा, मतलब चाहे माइनस नंबर हो चाहे प्लस नंबर हो, सबका मॉड्यूलस जो है वो पॉजिटिव होता है हमेशा। लेकिन ये मॉड्यूलस नहीं है, हालांकि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड्यूलस की तरह, लेकिन ये मॉड्यूलस नहीं, इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव निगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकता है। क्योंकि हम क्या बोले थे पहले कि रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो रियल नंबर जो है वो तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इसके वैल्यू पे कि उसको कैलकुलेट करने में कितना है। अब इसके बाद है डिटर्मिनेंट, अलग अलग जितना भी ऑर्डर का होता है। डिटर्मिनेंट सबसे पहले ऑर्डर 1 का जब हो तो वो सिंपली इस तरह से उसका मैट्रिक्स भी करस्पॉन्डिंग 1 ऑर्डर का होगा, 1 by 1 का होगा। तो इसका सिंपली जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यदि इसके अंदर एक एलिमेंट जो है इसको गुना किससे करेंगे, इसी से
तो इसलिए इसके अंदर का जो एलिमेंट है वही इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद टू ऑर्डर का यदि हो तो वो तो हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं एग्जाम्पल में भी और डेफिनेशन में भी। तो टू ऑर्डर का यदि हो तो इस तरह से यदि हम लिखते हैं इसको A11, A12, A21, A22, ये 2x2 का मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है और इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और जैसा बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और A11 A22 माइनस A21 और A1 इस तरह से। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। एक 2x2 मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है। 2 × 2 करेंगे माइनस 4 × -1 तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 दैट इज 8 हो गया। फिर उसके बाद एक और डिटर्मिनेंट का एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दिया बल्कि एक फंक्शन के रूप में हमको दिया है। तो ये हो गया x × x दैट इज x² माइनस x + 1 × x - 1 a + b × a - b हो गया a² माइनस b² x × x हो गया x² कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू इसका आ जाएगा। अब जो मेरा मेन जो चैप्टर में अधिकतर क्वेश्चन रहेगा वो 3x3 ऑर्डर का रहेगा। जो अगला टॉपिक 3x3 ऑर्डर कहने का मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो उसको एक जनरल फॉर्म में इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट। इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है, देखो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो इस तरह से किया जाता है। एक्सपेंशन along फर्स्ट रो R1, इसके along इस तरह से यदि हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। सबसे पहले मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट A11 ऑफ R1 बाय दिस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मोटा मोटी समझ लो कि सबसे पहले ये वाला एलिमेंट हम लिए, उसके बाद इसको हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ के जो बचा, इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ के जितना बचा, इन चारों से हमको गुना करना है। इन चारों को हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के रूप में लेंगे। इसको हम गुना करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मच, यानी A22 A23 A32 A33, इसका एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे और उसको इससे गुना करेंगे। ठीक, सो ये आ गया। और यहाँ पे साथ में एक और चीज क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1। 1 + 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो जिस रो और जिस कॉलम का है उसका पावर जो है -1 में हम लेंगे। तो -1 का पावर क्या हो गया, इसका रो और इसका कॉलम दैट इज 1 + 1। तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1। इसलिए सबसे पहला जो वैल्यू होगा इस डिटर्मिनेंट का वो क्या हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मच और इनटू -1 टू द पावर 1 + 1, जहाँ पे 1 और 1 क्या है, ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। सो ये हो गया मेरा पहला टर्म जो डिटर्मिनेंट का है। इसके बाद होगा दूसरा टर्म। दूसरा टर्म कहाँ से आएगा, क्योंकि हम रो के रेस्पेक्ट में जो है इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो इसका पहला रो का पहला जो एलिमेंट था इसके रेस्पेक्ट में हम निकाले सबसे पहला वैल्यू। उसके बाद दूसरा जो वैल्यू है इसी रो में सेकंड जो टर्म है A12, अब इसके रेस्पेक्ट में हम निकालें। तो इसके रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, अब उसी तरह से इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ दो, तो जितना बचा उसको इससे गुना करेंगे। इसको हम गुना किससे करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ के जो बचा उन चारों से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उससे गुना करेंगे। क्या क्या बचेगा, इसको और इसको छोड़ के A21 A23 A31 A33, तो ये बन गया मेरा एक डिटर्मिनेंट जिसको हम A21 से गुना किए। और साथ में आगे हम क्या लगाते हैं सब में, -1 का पावर कितना, पावर उतना जो कि इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का सम होगा। तो इसका 1 और 2 है, तो यहाँ पे हो गया पावर में 1 + 2। और चूंकि हम जानते हैं कि 1 + 2 कितना हो जाएगा, क्यूब। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1, तो इसलिए ये -1 हो जाएगा। तो पहला टर्म में जो है ये पॉजिटिव था, सेकेंड टर्म क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे इसलिए माइनस है, -A12 × इतना। फिर आता है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कहाँ से निकलेगा, हम रो में जा रहे थे, सबसे लास्ट टर्म ये हो गया। तो इसको अब हम किससे गुना करेंगे, इसको हम गुना करेंगे इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ के जो बचा इतना, इनको चारों को मिलाने से जो डिटर्मिनेंट बना
उससे इसको गुना करेंगे। तो A13 को गुना हम करेंगे इन चारों से, A13 को इन चारों का डिटर्मिनेंट से गुना करेंगे और -1 का पावर आगे में रहता है, 1 और 3 है इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो 1 + 3 हो जाएगा। अब 1 + 3 पावर क्या हो गया, इवन हो गया, तो 1 + 3 4, तो -1 का पावर 4 यानी 1, तो यानी ये टर्म पॉजिटिव। अब इसी तरह से 4/4 डिटर्मिनेंट के लिए भी हम निकाल सकते हैं 5/5, लेकिन जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उतना कॉम्प्लिकेट होते जाएगा, क्योंकि 4/4 होगा तो उसमें ये को गुना करेंगे तो वो 3/3 का डिटर्मिनेंट से गुना होगा, 5/5 रहेगा तो एक टर्म जो है फिर 4/4 का डिटर्मिनेंट से गुना होगा, फिर 4/4 का डिटर्मिनेंट तो फर्दर और हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैक्सिमम अभी फिलहाल के लिए हमको 3/3 डिटर्मिनेंट तक ही जो है पढ़ना। इसका एक एप्लीकेशन होता है वेक्टर में। वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यदि वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखा हुआ है, फिजिक्स में तुम लोगों को पता नहीं पढ़ाया गया कि नहीं, 11th में जब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, तो जैसे एक वेक्टर है A, इसका इस तरह से कंपोनेंट्स के रूप में है, तो दो वेक्टर्स A और B जो है अपने कंपोनेंट्स के रूप में इस तरह से है, तो A क्रॉस B यानी दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, इस तरह से I कैप J कैप K कैप, और फिर पहले वाले का AX AY AZ और दूसरे वाले का BX BY एंड BZ, और फिर उसको वैल्यू जो है उसी तरह से निकाला जाता है, तो ये पूरा क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो ये इसका एक फिजिक्स में एप्लीकेशन है। दो वेक्टर्स यदि उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के रूप में दिया हुआ है x y और z कंपोनेंट के रूप में, उनका क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से डिटर्मिनेंट से ही निकाला जाता है। सो ये हो गया इसका पूरा का पूरा इवैल्यूएशन, कैसे इसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो पहला दूसरा तीसरा स्टेप में हम क्या किए थे, तीनों का वैल्यू निकाले थे अलग अलग। अब अंत में क्या करना है, सिंपली सबको ऐड कर देना। जितना भी टर्म्स आया 3 बार हम निकाले 3 अलग अलग का, तो इसलिए 3 हमको टर्म मिलेगा और तीनों टर्म को अंत में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो वही डिटर्मिनेंट जो 3/3 है उसका वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहला जो टर्म है ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, जो भी हम देंगे। अब सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये जो है पूरा लास्ट में आया एक फॉर्मूला, इसको रटने की जरूरत नहीं है, हम समझ ही गए कैसे करना है, तो डायरेक्ट इसे फॉर्मूला से बार बार हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। और एक और तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ज़्यादा सिंपल तरीका से। हालांकि तुमको जब ये इवैल्यूएट जब तुम लोग करोगे तो ऐसे लिखना होगा -1 का पावर, लेकिन उसको हम ये इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे पहला टर्म पॉजिटिव होता है, फिर दूसरा टर्म निगेटिव, फिर तीसरा टर्म पॉजिटिव, फिर चौथा टर्म निगेटिव। जितना भी डिटर्मिनेंट होगा 4/4 का होगा तो उसमें 4 टर्म आएगा, तो उसमें अल्टरनेट करके होता है, पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से। और उसका कारण क्या है, उसका कारण यही, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इस तरह से होता ही है कि वो प्लस माइनस होते जाता है। तो यही है डिटर्मिनेंट और इसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इसका दूसरा तरीका, सेकेंड रो के अलोंग यदि हम इसको इवैल्यूएट करते हैं तो सब चीज़ वैसे ही होगा जैसे बताया। सेकेंड रो का पहला एलिमेंट हम लिए, तो इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ दो, जो बचा वहाँ उनको उससे गुना कर देना। तो A21 को हम गुना करेंगे किससे, A21 को हम गुना करेंगे इससे, जो इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ के जो बचा A12 A13 A32 A3, तो इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ने पे जो बचा उसका डिटर्मिनेंट बना दिए, और इसका जो -1 का पावर है वो हो जाएगा 2 + 1। तो इसमें पहला टर्म निगेटिव होगी, पहला टर्म में क्यों आ रहा है, फिर दूसरा टर्म पॉजिटिव होगा क्योंकि A22 है तो -1 का पावर 2 + 2, एंड टू इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ के जो बचा, इन चारों को आपस में डिटर्मिनेंट। फिर लास्ट में फिर से A23 है तो ये पावर ऑड है, तो फिर से -1 का पावर ऑड -1 एंड टू A23 एंड टू इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ के जो बचा, इन चारों का डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और उसी तरह से फिर तीसरा रो का भी रेस्पेक्ट में हम ला सकते हैं, फिर पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम के रेस्पेक्ट में, मतलब तीनों रो और तीनों कॉलम के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं।